हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम रमन इफ़ेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये इफ़ेक्ट काफ़ी यूजफुल है क्योंकि ये सीवी रमन का ही एक्सपेरिमेंट है जो कि इंडिया के साइंटिस्ट थे। उनके ऊपर अपना जो साइंस डे है वो भी मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे जो क्वेश्चंस हैं वो बीएससी में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। और ये इफ़ेक्ट बहुत ईजी है। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे तो इसकी बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, निश्चित तौर पे कोई डाउट नहीं रहेगा। और आप हर क्वेश्चन, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो रमन इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना। ठीक है, और इस चैनल पे मैं बीएससी के बहुत ज़्यादा कॉमन वीडियो बना रहा हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। तो उसको सब्सक्राइब कर लें और पढ़ना शुरू करें, काफ़ी यूजफुल रहेगा इससे। ठीक है, रमन इफ़ेक्ट। When a strong beam of visible or ultraviolet line spectral light illuminates on a gas, liquid or a transparent crystal, जब कोई हम अल्ट्रा वायलेट जो बीम है वो डालते हैं, विजुअल या अल्ट्रा वायलेट बीम हो, उसको डालते हैं, किस पे डालते हैं? गैस पे, लिक्विड पे या ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल पे। ठीक है, तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो होता क्या है, जब हमने बीम डाली, अल्ट्रावायलेट बीम किसी मटेरियल पर, क्रिस्टल पर या गैस पर या लिक्विड पे, तो होगा क्या, कुछ बीम स्कैटर हो जाएगी, मतलब उससे बाहर निकलेगी। ठीक है, तो होगा क्या, स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी। द स्पेक्ट्रम ऑफ द scattered लाइट इज फाउंड टू consist ऑफ लाइन्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट बीम इज कॉल्ड रेले लाइन्स। जो स्पेक्ट्रम होएगा स्कैटर्ड लाइन का, तो स्पेक्ट्रम में कई प्रकार की लाइनें होती हैं। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, कुछ लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं, कुछ सेम फ्रीक्वेंसी की भी होंगी। ठीक है, तो होगा क्या, जो लाइन्स सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी, जैसे स्कैटर्ड हुई लाइन, फिर उन्हें ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से, तो जो लाइन्स सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, जैसे इंसिडेंट लाइन और स्कैटर्ड लाइन में जो लाइन्स सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे रिले लाइन्स। ठीक है, ध्यान रखना, रिले लाइन्स उन्हें कहेंगे। एंड आल्सो द सर्टेन वीक लाइन्स ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी, और कुछ की फ्रीक्वेंसी चेंज होएगी, उनको कहेंगे हम रमन लाइन्स। जो सेम फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइन के, तो उन्हें रिले लाइन्स कहेंगे, और जो चेंज्ड फ्रीक्वेंसी है उन्हें कहेंगे रमन लाइन्स। ठीक है, ये डायग्राम देखिए और इसके नीचे की थ्योरी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले डायग्राम ऐसे समझते हैं। तो जो एक्साइटिंग रिले लाइन्स हैं, जैसे इस पे स्कैटर्ड जो बीम है उसको ऑब्जर्व किया जब हमने, तो उसमें क्या हुआ, जो सेम फ्रीक्वेंसी की है उसे हम कह रहे हैं रिले लाइन्स। ठीक है, और कुछ लाइन्स होंगी एंटी स्टॉक्स लाइन्स होंगी और कुछ लाइन्स होंगी स्टॉक्स लाइन्स होंगी। उनकी थ्योरी हम समझते हैं, ये कौन सी लाइन एंटी स्टॉक्स लाइन होंगी और कौन सी लाइन स्टॉक्स लाइन्स होंगी। ठीक है, द लाइन्स of the low frequency side of the exciting line are called Stokes lines। यानी कि जो लाइंस जिनमें लो फ्रीक्वेंसी रहेगी, मतलब लेस एनर्जी रहेगी, लो फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो कहेंगी स्टोक्स लाइंस। ठीक है, while those of the higher frequency side are called एंटी स्टोक्स लाइंस। और जो लाइंस जिनमें हाइयर फ्रीक्वेंसी रहेगी, हाइयर एनर्जी रहेगी, उसको कहेंगे एंटी स्टॉक्स लाइंस। ठीक है, इसमें एनर्जी ज़्यादा है, इसमें एनर्जी कम है। ठीक है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और इसकी इंटेंसिटी कम है। ठीक है, एनर्जी भले ही इसकी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन इंटेंस कम है ये लाइंस। ठीक है, ये हाई इंटेंस है। ठीक है, ये लाइंस ज़्यादा हैं और ये लाइंस कम हैं। ठीक है, ये लाइंस मिलने की संभावना कम है और ये लाइंस मिलने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये समझ में आया। द एंटी स्टॉक्स लाइंस आर मच वीकर कंपेयर टू द स्टॉक्स रमन लाइन। जो एंटी स्टॉक्स लाइंस होती हैं वो बहुत वीकर होती हैं, यानी कि बहुत कम मिलती हैं, इंटेंसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रमन इफेक्ट। यही फिनोमिना है, उसे हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। ठीक है,
if nu1 and nu2 are frequency of incident radiation, Stokes lines, एंटी स्टोक्स लाइंस रिस्पेक्टिवली। अगर जो न्यू है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन है, nu1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टोक्स लाइंस है, nu2 फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटी स्टोक्स लाइंस है, तो फिर देखिए रमन शिफ्ट होता है डेल्टा न्यू, यानी कि जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है उसे हम बोलेंगे रमन शिफ्ट। ठीक है, तो डेल्टा न्यू क्या होगा, इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी माइनस स्टोक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू nu2, यानी कि एंटी स्टोक्स लाइंस की फ्रीक्वेंसी माइनस इंसिडेंट लाइन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए डेल्टा न्यू यानी कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी गैप, यहाँ का फ्रीक्वेंसी गैप बराबर ही है। ठीक है, तो यानी कि रमन शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बराबर ही है। ठीक है, समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई होगी आई थिंक। अब देखिए द रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी न्यू। जो रमन शिफ्ट थी अभी देखा आपने कि वो फ्रीक्वेंसी न्यू पर डिपेंड नहीं कर रही ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड नहीं कर रही, बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ स्कैटरर। यानी कि लाइट की रेडिएशन डालेंगे, लाइट की रेडिएशन कोई सी भी डालोगे, अगर मटेरियल सेम है तो रमन शिफ्ट बराबर ही रहेगी। ठीक है, अगर मटेरियल बदल देंगे तो रमन शिफ्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल ऑफ स्कैटर की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, समझ में आया, आई थिंक समझ में आया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जो रमन शिफ्ट है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ स्कैटर, यानी कि जब आप मटेरियल बदलोगे तभी रमन शिफ्ट बदलेगी। ठीक है, The Raman shift delta nu generally lies in the range of 3 into 10 power 12 Hz to 10 की power 14 Hz, which falls in the far and near infrared regions। जो रमन शिफ्ट है वो फार और नियर इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस shows that the change in energy of scattered light in Raman effect correspond to the energy change in rotational and vibrational transition of the molecule। जो ये रेंज है वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल की है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आपकी एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इन रमन इफेक्ट है वो करस्पॉन्ड कर रही है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के। ठीक है, अब इसके जो एक्सप्लेनेशन है, असल का एक्सप्लेनेशन है, जो मेन एक्सप्लेनेशन है रमन इफेक्ट का, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेन किया गया वो हम समझते हैं। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चीज़ एक्सप्लेन की गई कि रमन इफेक्ट क्या है और ये कैसे जनरेट होता है उसको समझते हैं। व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन ए स्कैटरर the photon suffer collision with the molecule of the scatter। जब आप रेडिएशन फॉल कराओगे स्कैटर पे, मटेरियल पे, तो होगा क्या, जो रेडिएशन के फोटान हैं वो स्कैटर के फोटान से कोलाइड करेंगे। इन दिस कोलिजन देयर आर फॉलोइंग 3 प्रोबेबिलिटीज़। जब कोलिजन होगा तो 3 प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं कोलिजन में। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है। ड्यूरिंग कोलिजन द एनर्जी ऑफ फोटान रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जितनी एनर्जी हमने अप्लाई करी उतनी ही एनर्जी स्कैटरिंग के बाद निकली है, तो उसको हम बोलेंगे, उस केस में रिले लाइंस बनती हैं। जितनी एनर्जी आपकी जा रही है उतनी एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग निकल रही हो तो वो रिले लाइंस बोलेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन फोटान इम्पार्ट्स ए पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी डेल्टा ई टू द मॉलिक्यूल and itself get scattered with some less energy। ठीक है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब कोलिजन होगा तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं उसकी कुछ एनर्जी यानी कि डेल्टा ई एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल को दे देंगे, फोटॉन जो है मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी दे देगा, डेल्टा ई एनर्जी टू द मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल को एनर्जी दे देगा तो इसकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो एनर्जी आ रही है वो कम अमाउंट की आ रही है, डेल्टा ई से कम हो रही है। ठीक है, जैसे h nu1
जो H-nu1 जो एनर्जी निकल रही है वो कितनी निकल रही है, जो मेन एनर्जी आई थी H-nu माइनस डेल्टा ई, उससे डेल्टा ई कम निकल रही है। ठीक है, तो दीज आर स्टोक्स लाइंस, जो ये कहेंगे इनको स्टोक्स लाइंस। पहले भी हमने बताया था कि स्टोक्स लाइन जो हैं वो लेस एनर्जी की होती हैं, लेस फ्रीक्वेंसी की होती हैं। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक है, स्टोक्स लाइंस आर लेस फ्रीक्वेंसी और लेस एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई कि क्यों लेस एनर्जी की होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंटी स्टोक्स लाइंस का फंडा कि ये क्या चीज़ है और ये क्या थ्योरी है इसकी। ठीक है, इफ फोटॉन strikes the molecule in the excited state, then during the collision photon captures some energy delta E from the molecule। अब होगा क्या, जब फोटॉन जो है वो टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल की एक्साइटेड स्टेट पे, यानी कि मॉलिक्यूल पहले से ही एक्साइटेड स्टेट पर है। ठीक है, उस मॉलिक्यूल से फोटॉन टकरा रहे हैं और उसको एनर्जी दे रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट पे है उसको एनर्जी दे रहे हैं। अब जब मॉलिक्यूल अपना एक्साइटेड स्टेट पे था एनर्जी दिया, फिर आफ्टर स्कैटरिंग हुआ क्या कि जो मॉलिक्यूल होगा जो एनर्जी लिया है उतना तो निकालेगा ही, और फिर जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के बीच का एनर्जी गैप था वो भी एनर्जी एक्स्ट्रा निकाल देगा। ठीक है, तो होगा क्या कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी निकालेगा डेल्टा ई की। ठीक है, पहले से ही स्टेट में था, यानी कि पहले से ही उसके पास एनर्जी थी। अब जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो जो H-nu2 है वो इक्वल टू है H-nu प्लस डेल्टा ई। H-nu यानी कि जो फोटोन एनर्जी लेकर टकराया था मॉलिक्यूल पे। ठीक है, और डेल्टा ई है जो गैप एनर्जी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच का गैप है। ठीक है, दीज आर एंटी स्टोक्स लाइंस, ये एंटी स्टोक्स लाइंस होती हैं। अब समझ में आया कि एंटी स्टोक्स लाइंस की एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है एंटी स्टोक्स लाइंस की। अब ये लेस इंटेंस क्यों होती हैं, कोई बता सकता है? आप में से बता सकते हो तो कमेंट में बताइए। जो लेस इंटेंस इसलिए होती हैं क्योंकि बहुत कम मॉलिक्यूल पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। ज़्यादातर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। जब कम मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो कम मॉलिक्यूल ही स्कैटरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो कम मॉलिक्यूल स्कैटरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उस कम मॉलिक्यूल होने की वजह से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको? दीज आर एंटी स्टोक्स लाइंस यहाँ पर। अब एप्लीकेशन ऑफ रमन इफेक्ट की बात करते हैं। रमन इफेक्ट फाइंड इट्स मेन एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। रमन इफेक्ट से हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय द एनालिसिस ऑफ रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं O2 N2 वगैरह के, उनके जो बीच की नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड है कि कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके बीच की स्टडी हम करते हैं रमन इफेक्ट के जरिए। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, और ये काफ़ी डीप एक्सप्लेनेशन था और मोस्टली कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, रमन इफेक्ट का थोड़ा बहुत बचता रहता है, वो हायर क्लासेस में उसको डिस्कस किया जाता है। अगर आप कहेंगे तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। आई थिंक ये सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन, और आप इसको कहीं भी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है रमन इफेक्ट तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे शानदार नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।